देखो दोस्त, आज सॉल्व करेंगे लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 18। देखो, ये सिमिलर है क्वेश्चन लीड कोड को प्रॉब्लम नंबर 26। उसमें क्या था, रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम सॉर्टेड एरे फर्स्ट, और ये उसका सेकंड है। देखो, उस क्वेश्चन में क्या हो रहा था ना, उस क्वेश्चन में मैं थोड़ा तुम्हें गो थ्रू करा देता हूँ। उस क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि हमें अगर कोई एरे दिया हो, उसमें एक से ज्यादा कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट हो ना, उसको रिमूव कर देना। जैसे यहाँ पे 1 2 टाइम्स है, तो उसको रिमूव करके हमको ओरिजिनल एरे क्या रिटर्न करना था। पहले के जो फर्स्ट प्लेस पे होंगे, पहले के जो के प्लेसेस होंगे, उसमें यूनिक एलिमेंट होंगे। अब बाद में कुछ भी हो, तुम ये क्वेश्चन देख लेना, बहुत दिमाग पड़ जाएगा तुम्हारा। बहुत अच्छी अप्रोचेस बताई थी। अब देखो, इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखो, इसमें क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये जो एरे हमारा नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसका फायदा क्या हुआ कि जो भी डुप्लीकेट्स एलिमेंट होंगे, जैसे 1 है तो 1 के एडजेसेंट में ही 1 होगा, 2 है तो 2 के बगल में ही 2 होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, छोटे से बड़े ऑर्डर में है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 26 में भी ऐसे ही था। और देखो, इसको इन प्लेस जो मॉडिफाई करना है ना, हमको एरे को इन प्लेस करना है। देखो, हमारे कोडिंग जो भी लैंग्वेजेस हैं, उसमें जो अगर हम जावा से कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा कोई इनबिल्ट फंक्शन है नहीं कि हम उसको डायरेक्टली रिमूव कर दें। और हमको क्वेश्चन में भी बोला है कि हमको एरे को, एलिमेंट्स को डायरेक्टली ऐसे रिमूव नहीं कर देना है, इन प्लेस शिफ्टिंग करके कर सकते हो। और ऐसा कोई हमारे पास फंक्शन भी नहीं है कि अगर बाद में कोई 2 से ज्यादा बाद में कोई प्लेसेस पे दिया हो, तो उसे हम डायरेक्टली रिमूव कर दे। क्वेश्चन को समझो पहले। और रिलेटिव ऑर्डर केप्ट बी सेम, रिलेटिव ऑर्डर केप्ट बी सेम का मतलब मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया था। तुम एक बार पिछला क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 26 देख कर आओ, लीड कोड का। बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आएगा। उसका पहला पार्ट देखो, फिर ये दूसरा पार्ट देखो, ठीक है दोस्त। अब देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, ईच यूनिक एलिमेंट अपीयर एट मोस्ट ट्वाइस। ये वर्ड पे ध्यान रखना, एट मोस्ट ट्वाइस का मतलब ये हो सकता है कि वो या तो 1 बार भी आ सकता है, या तो 2 बार भी आ सकता है। मतलब 2 टाइम्स आया तब भी सही है, 1 टाइम्स आया तब भी सही है, तब भी उसको यूनिक कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। उसको यूनिक कंसिडर ऐसे करें। अब देखो, मैं एग्जांपल दिखाता हूं तुम्हें। जैसे ये 1 1 1 2 2 3 है, तो हमको आंसर एरे क्या देना है, 1 1, एटमोस्ट 2 टाइम्स लिख सकते हैं इसको, 2 2, और 3 एक बार ही आया है तो 3 एक ही बार। तो ये यूनिक एलिमेंट्स के प्लेसेस हो गए। इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट, और ये यहाँ पे एक्स वाई जेड कोई भी एलिमेंट हो सकता है। उससे इस लीड कोड प्रॉब्लम को कोई मतलब नहीं है, वो ये चेक नहीं करेगा तुम जो एल्गोरिदम लगा के जैसे यहाँ पे जो रखो, बस स्टार्टिंग के जो 5 प्लेसेस है ना, वो यूनिक एलिमेंट के होने चाहिए। तो आंसर में हमको 5 रिटर्न करना है। समझो समझो क्वेश्चन को, समझो क्या बोल रहा है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे अगर 0 0 1 1 1 1 है, 2 3 3 है, तो इसको हमको आंसर एरे में क्या रिटर्न करना है, 0 0 1 1 2 3 3 1 2 3 4 5 6 7। या देखो, सारे एलिमेंट या तो 2 बार है या तो 1 बार है। बाकी उससे भी एक्स्ट्रा टाइम जितने भी एलिमेंट है, उसको हम सारे इधर प्लेस कर देंगे या शिफ्ट कर देंगे, या वट जो एल्गोरिदम ला के। यहाँ पे जो एलिमेंट है उससे मतलब नहीं है, एक्स वाई कोई भी एलिमेंट है। हाँ, लेकिन या तो खाली भी हो, या तो ये बस इतनी प्लेसेस तक चेक करेगा, समझो। तो हम इसमें 7 रिटर्न कर देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के 7 एलिमेंट्स यूनिक हैं, ठीक है दोस्त। अब देखना, क्वेश्चन में ये कांस्टेंट क्या दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कांस्टेंट वाले सेक्शन में जाके देखोगे तो उसने ये चीज बोला है कि हमारा जो नम्स का लेंथ है वो 3 × 10⁴ तक है। तो ये बोल रहा है कि अगर हम, हमारा n की वैल्यू कहां तक जा रही है, मैक्सिमम क्या है, 3 × 10⁴, तो कितने ऑपरेशन कर सकता है। मतलब 3 × 10⁴, जितनी लम्स की लेंथ रहेगी, एरे की जितनी लेंथ रहेगी, उतने ऑपरेशन इसे परफॉर्म करने पड़ेंगे। समझो समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर हम बिगो ऑफ n² की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगाएं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 इंटू 10⁸। और स्टैंडर्ड हमें ये बताया गया है कि हमें 1 सेकंड में या 2 सेकंड में, कोई भी लैंग्वेजेस हो, जैसे जावा 3 सेकंड लेती है, 2 सेकंड लेती है, पाइथन 1 सेकंड लेती है, लेकिन स्टैंडर्ड जो मोस्ट ऑप्टिमल होता है, ऑप्टिमल जिससे ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, वो मैक्स टू मैक्स 10⁸ टाइम्स का स्टैंडर्ड सेट है। लेकिन ये 10⁸ इंटू 9, मतलब 9 टाइम्स उससे ग्रेटर है। तो हमको ये पता चल रहा है कि हम n² की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लगा सकते, इससे छोटी कॉम्प्लेक्सिटी ही लगानी चाहिए। समझो, या तो बिगो ऑफ n लगा सकते हैं क्योंकि उससे छोटी है। समझो, अभी मैं आगे ये समझ में आ गई मैं क्या चीजें बता रहा हूँ। और देखो, ये क्यों दिया है कि ये जो एलिमेंट्स हो सकते हैं ना, जो एरे में मान लो 1 2 3 ऐसे हम एलिमेंट लिखते हैं, वो निगेटिव के 10⁴ से लेके
पॉजिटिव के 10⁴ तक लिख सकते हैं, 1 2 3 तक 10⁴ तक जा सकता है, और ऐसे निगेटिव में 10⁻⁻4 तक जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोशिश करें, सपोज करो एरे में केवल 100 एलिमेंट हो, 1 से लेके 100 एलिमेंट हो, समझो समझो समझो, लेकिन भले एरे 3 × 10⁴ तक स्टोर कर सकता है, लेकिन 1 से लेकर केवल 100 एलिमेंट हो, रिपीटेटिव हो, तब भी हम उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर सकते हैं कि 1 एक बार आया, 2 2 बार आया, एक दूसरा एरे बना के फ्रीक्वेंसी काउंट कर सकते हैं, या किसी भी चीज से, किसी भी हैज मैप से फ्रीक्वेंसी काउंट कर सकते हैं। लेकिन ये नंबर इतना बड़ा है ना कि हम एक एक एलिमेंट की अगर फ्रीक्वेंसी काउंट करने जाए ना, तो यार ये इसमें भी हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। समझे क्वेश्चन को? तो देखो, हम पहले ये ब्रूट फोर्स समझना बहुत जरूरी है। हम पहले इसमें क्या कर रहे थे, लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 26 के ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या कर रहे थे, अभी मैं ऑप्टिमल भी समझाऊंगा, पहले ब्रूट फोर्स समझना बहुत जरूरी है प्रोडक्ट बेस्ड क्लास में। हम क्या कर रहे थे, हमको बस एक ही यूनिक एलिमेंट को वो करना था, छांटना था, बाकी सारे एलिमेंट को कहीं भी फेंक दो, कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या कर रहे थे कि यूनिक एरिया डिसाइड कर रहे थे और पूरा एरे ट्रैवर्स कर रहे थे, और पहले कंसिडर कर रहे थे कि ये यूनिक है, इसको इसमें फेंक दे रहे थे। फिर हम देख रहे थे कि क्या जो यूनिक पोर्शन में जो एलिमेंट पड़े या यहाँ कहीं अपीयर हो रहे हैं, पूरा एक बार एरे ट्रैवर्स कर रहे थे, नहीं मिल रहा था तो फिर एरे पॉइंटर यहाँ पे आ जा रहा था। फिर वो देख रहा था क्या ये जो एलिमेंट है ये यूनिक एरिया में पड़ा है, नहीं पड़ा था, और पूरा एरे ट्रैवर्स कर रहे थे, एक भी बार नहीं पड़ा था तो एक बार डाल दे रहे थे, फिर आगे चल रहे थे। फिर अगर इस 7 पे आया तो ये यूनिक एरिया में देखेगा, क्या यूनिक एरिया में 7 है, तो बोलेगा हाँ, तो आगे बढ़ो, ये 7 भी इस यूनिक एरिया में है, हाँ है, आगे बढ़ो। 9, तो ये यूनिक एरिया देखता था, क्या इस यूनिक एरिया में 9 पहले से है, नहीं है, तो इसमें डाल दो। तो हम ये एल्गोरिदम लगा रहे थे, ठीक है, इसमें एक ही टाइम देखना था, इसलिए हम ये एल्गोरिदम बहुत इजीली यूज कर रहे थे कि एक बार। अब देखो, दूसरा एल्गोरिदम ब्रूट फोर्स में क्या कर रहे थे, लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 26 में ये कर रहे थे कि हम एक एक एलिमेंट शिफ्ट करते जा रहे थे, शिफ्ट करते जा रहे थे। तुम ब्रूट फोर्स अप्रोच 2 देखना, ये सब हम एल्गोरिदम लगा रहे थे। लेकिन हम इसमें ये एल्गोरिदम नहीं लगा सकते, हम अब इसमें ये जो लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 80 है ना, इसमें हम अपनी ये थिंकिंग नहीं लगा सकते। ये थिंकिंग इसलिए नहीं लगा सकते कि देखना, बहुत अच्छी चीज इसमें दे रखी है कि जो एलिमेंट्स होंगे ना वो एटमोस्ट ट्वाइस होंगे, मतलब या तो 1 भी हो सकते हैं या तो 2 भी हो सकते हैं। तो हम यार उसको कैसे, हमको एक काउंटिंग प्रोसीजर लगानी पड़ेगी, ये सब लगाना पड़ेगा कि एक एलिमेंट एक बार आया, 2 एलिमेंट, ये सब काउंट पे पूरी नजर रखनी पड़ेगी। तो हमारी ब्रूट फोर्स थिंकिंग क्या हो सकती है, देखना। अब देखो, हमारी ब्रूट फोर्स थिंकिंग, हमारी ब्रूट फोर्स थिंकिंग क्या हो सकती है। सपोज करो अगर कोई एरे है, एरे रुको मैं लिख लेता हूं। हम ऐसे सोच पा रहे हैं, अगर मेरे पास ये ओरिजिनल एरे है, ठीक है, तो हम ऐसे सोच पाएंगे यार, हम इस एलिमेंट पे आएंगे, ठीक है, इस एलिमेंट पे आएंगे, इसका सबसे पहले इसको कंसिडर कर देंगे एक यूनिट है, तो इसको क्या करेंगे, दूसरे एरे में डाल देंगे, भाई तू यूनिक है। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर इसमें चेक करेंगे कि ये जो नया एरे है, ये हम न्यू एरे जो क्रिएट करेंगे, देखो ब्रूट फोर्स हम सिंपली क्या सोच सकते हैं कि हम कैसे कोड इंप्लीमेंट करें। फिर हम इसमें चेक करेंगे कि ए कितनी बार आया है, तो इसे ये बोलेगा ए एक ही बार है मेरे एरे के अंदर, तो क्या करेंगे, ये दूसरा 1 है वो भी डाल देंगे, ठीक है। अब फिर यहाँ पे ये इस 1 पे आया, तो ये पूछेगा कि ये जो नया एरे है उसमें ए कितनी बार है, 2 या 2 से कम बार है, तो बोलेगा नहीं, मेरे पास ऑलरेडी 2 है, 2 से अधिक नहीं होने चाहिए, तो ये आगे बढ़ जाएगा। फिर पूछेगा क्या तुम्हारे पास 2 है, 2 है तो कितनी बार है, बोलेगा मेरे पास 2 है ही नहीं, तो 2 डाल देगा। फिर यहाँ पे आएगा, फिर पूछेगा कि क्या तुम्हारे पास 2 है, 2 है अगर तो कितनी बार है, तो बोलेगा हाँ मेरे पास 2 है, लेकिन 2 बार से कम है, मैक्सिमम 2 बार तक आ जाना चाहिए, तो क्या करेगा, 2 इसमें डाल देगा। फिर क्या करेगा, ये इस पे आएगा, 3 पे आएगा, पूछेगा क्या तुम्हारे पास 3 है, तो बोलेगा हाँ मेरे पास 3 नहीं है, तो बोले कोई दिक्कत नहीं, 3 नहीं है तो कोई काउंट करने का कोई मसला ही नहीं है, चलो 3 डाल देते हैं। अब देखो, ये हमारे पास एक एरे बन के आ गया है, और ये प्रीवियस एरे था, इसकी इंडेक्सिंग कितनी थी, 1 2 0 1 2 3 4 5, और ये 0 1 2 3 4। तो ये क्या करेगा, ये जो नया एरे है वो स्टार्टिंग के 4 इंडेक्स से अपने ये सारे एलिमेंट को चेंज कर देगा। तो हमारे पास जो नया ये यही मॉडिफाई एरे 1 को मॉडिफाई कर देगा, ये एरे 2 दे दे रहे हैं, ठीक, 1 1 2 3, ठीक है। ये मॉडिफाइड एरे जब इसमें इन प्लेस करेगा तो आगे के तो 5 प्लेसेस के इसके एलिमेंट ही आएंगे, और फिर जो आखिरी में जो इसका बचा रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास यही हम एरे को आंसर में थ्रो कर देंगे। लेकिन हमको ये भी बताना है कितने यूनिक एलिमेंट्स हैं, तो इस एरे 2 का
एरे 2 का जो लेंथ होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इतने नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स हैं और ओरिजिनल एरे हमारी मॉडिफाइड भी हो गए। ठीक है दोस्त, ये एल्गोरिदम लगाएंगे। अब इसका कोड कैसे करेंगे? अब देखो, अब ये जो मैंने एक चीज करी ना, तुम एक चीज सोच सकते हो यार, हम दूसरा एरे जो लेंगे उसका लेंथ क्या कंसिडर करेंगे, ये इसी वाले लेंथ के इक्वल दूसरा एरे रख देंगे। लेकिन तुम स्टोर तुम एटमोस्ट 2 टाइम्स तक ही कर सकते हो ना। सपोज करो एक कंडीशन आ गई तुम्हारे पास, एक एग्जांपल ले लेना, तुम्हारे पास ओरिजिनल एरे ऐसे है 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, और 2 3 4 4 4 4 4 4 4। अब देखो, अब ऐसे तुमको मॉडिफाइड एरे, अगर ऐसा एरे तुमने दूसरा क्रिएट किया तो तुम्हारे पास इसमें क्या आ जाएगा कि 1 2 ही बार आएगा मैक्सिमम, 2 एक ही बार है तो एक ही बार आएगा, 3 एक ही बार है तो एक ही बार आएगा, और 4 2 टाइम्स आएगा। तो इसमें कितनी, इसकी लेंथ क्या हुई 1 2 3 4 5 6, और इसकी लेंथ क्या हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इसकी 17 लेंथ हो गई, इसकी 6 ही लेंथ हो गई। अब सपोज करो ये 100 टाइम्स आ जाए, क्योंकि ये एरे की कैपेसिटी बताया ना 3 to 10 to the power 4 टाइम्स तक है, ये 100 टाइम्स तक आ जाए तो हमको मॉडिफाइड एरे क्या मिलेगा, वन ही मिले, वन ही चाहिए, 2 टाइम तक चाहिए, तो इसका केवल 2 ही लेंथ होएगी और इसकी 100 लेंथ होएगी। तो ऐसे जो हमारा मेमोरी का नुकसान हो रहा है, तो हम ये एरे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एरे को सबसे पहले लेंथ बतानी पड़ेगी और हमको ये पता नहीं है कि एरे की ये दूसरी वाली एरे की लेंथ क्या करेंगे। तो हम सबसे पहले ही कंसिडर करेंगे इसकी जो लेंथ है उसके इक्वल एक दूसरी एरे की लेंथ रख लेंगे, लेकिन ये कन्वीनियंट नहीं होगा, इसमें मेमोरी का लॉस होगा। तो इस केस में काम आता है एरे लिस्ट। एरे लिस्ट क्या होता है, डायनेमिक होता है। एरे लिस्ट में हमको ये नहीं बताना पड़ता है कि एरे की साइज क्या होगी, उसमें एलिमेंट उठाते हैं और एरे लिस्ट में डालते जाते हैं और फाइनल में जितनी एरे लिस्ट में एलिमेंट होती है वही उसका स्टोरेज काउंट हो जाता है, यही उसकी मेमोरी स्पेस हो जाती है। समझो। इसीलिए हम इस कोड के लिए, ब्रूट फोर्स के लिए एरे लिस्ट यूज करेंगे। अब देखो कोड देखना बड़े प्यार से। देखो दोस्त, ये अब हमारा कोड हो गया पब्लिक इंट रिमूव डुप्लीकेट, और ये जो हमने आर्गुमेंट में जो ओरिजिनल एरे था, ठीक है, जो कि टेस्ट एरे होता है जो लीड कोड देता है, ये ओरिजिनल एरे तुमको उसको मॉडिफाई करना है, हमने वो ले लिया। ठीक है, अब हम इसमें एरे लिस्ट बनाएंगे। तुमको बताया था हम एरे लिस्ट क्यों यूज कर रहे हैं, नॉर्मल एरे क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये एरे लिस्ट हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, यहाँ एरे लिस्ट लिखेंगे। एरे लिस्ट के अंदर किस टाइप का तुमको डेटा सेव करना है, इंटीजर टाइप का डेटा सेव करना है, तो इसका इंटीजर का आई कैपिटल होगा, ध्यान में रखना। एरे लिस्ट का कुछ नाम दे देंगे हम, ANS आंसर नाम दे दिया हमने, और ऐसे हम न्यू एरे लिस्ट और ये करके कोलोन दोनों लेस देन ग्रेटर देन दोनों सिंबल्स डाल के और फिर ये ब्रैकेट लगा के ऐसे डिक्लेयर कर देते हैं। अब देखो अब एक हम क्या करेंगे ना, ये जो हमारा नम्स एरे है, जो ओरिजिनल एरे है जिसकी डेटा हमको मॉडिफाई करनी है, उसमें एक फॉर ईच लूप लगा देंगे। फॉर ईच लूप तुम्हें पता है क्या क्या करता है, एक एक एलिमेंट लेता है, एक एलिमेंट इसमें से पहला एलिमेंट उठाएगा, इसमें स्टोर कराएगा। अब देखो ए में पहला एलिमेंट आ गया, तो पहले एलिमेंट को हम कंसिडर कर लेंगे ये एक बार आया है, काउंट हम तुरंत 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। अब देखना बहुत प्यारी सी बात है, ये फॉर लूप के अंदर हमने काउंट को 1 इनिशियलाइज करा है। फॉर लूप के बाहर हम चाहते तो काउंट को इंट काउंट इज इक्वल टू 0 लिख सकते थे, और फिर अंदर आके जैसे ही एक वेरिएबल मिलता हम काउंट को प्लस प्लस कर सकते थे। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, तो छोड़ो, मैं ये काउंट वाला जो मैटर है ना, अभी मैं पूरा कोड तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर समझाता हूँ अच्छे से क्या दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब देखना अब हमने ये फॉर ईच लूप जो लगाया है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे। हमें क्या करना था, नम्स का एक एक एलिमेंट उठा के एक में स्टोर करना था, यही काम करना था। तो हम क्या कर सकते थे, फॉर आई इज इक्वल टू 0, नम्स लेंथ तक, पूरी एरे लेंथ तक चलाएंगे इस लूप को, और हर बार आई प्लस प्लस करते जाएंगे। फॉर ईच लूप भी यही करता है। देखना इसका अल्टरनेटिव वे ये है लिखने का, मैंने दोनों तरह से समझा दिया, तुमको ये इसमें दिक्कत है, लेकिन ये बहुत शॉर्टर फॉर्म है। ये देखो 2 लाइन में हो जा रही है, इसमें देखो कितना ज्यादा लग रहा है। और फिर क्या करेंगे, आई इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा उसको 1 में स्टोर करा देंगे, फिर इंट काउंट इज इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। अब देखो हमने नम्स एरे से एक एलिमेंट उठाया, उसको बोल दिया कि ये एक बार आया है, काउंट इसका 1 है। अब क्या करना है, हम चेक करेंगे, क्या करेंगे, चेक करेंगे कि आंसर एरे में
आंसर एरे से एक एलिमेंट उठाएंगे, मतलब पूरा आंसर एरे ट्रैवर्स करेंगे। देखना देखना बहुत अच्छी चीज होगी। यहाँ पे ए लिख दो। आंसर एरे से एक एक एलिमेंट हम उठाएंगे और एक्स से कंपेयर करेंगे। इसको लिखने का भी तरीका ये हो सकता है कि आई हमने यूज कर लिया तो जे को जीरो से इनिशियलाइज करेंगे। आंसर एरे का जो साइज होगा, ये आंसर क्या है, ये एरे नहीं है, एरे लिस्ट है, सॉरी ये एरे लिस्ट है। तो ये एरे लिस्ट में भी ans डॉट साइज फंक्शन काम करता है जावा में, तुम्हें पता होगा। और क्या करेंगे, इफ ans डॉट गेट जे, ये क्या करता है, एरे लिस्ट का एलिमेंट एक उठाता है, पहला एलिमेंट एक उठाता है जैसे पड़ा रहता है डॉट गेट फंक्शन, और फिर उसको कंपेयर करेगा। ठीक है, ये ए है, नम हटा देना, ए है, ये ए से कंपेयर करेगा क्योंकि ए ये जो एरे का पहला एलिमेंट इसमें स्टोर है उससे कंपेयर करेगा। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं, मतलब ए एन एस में ऑलरेडी वो एक एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो हम काउंट को इंक्रीज कर देंगे। अब तुम बोलोगे यार जो पहला एलिमेंट लिया उसमें भी एक काउंट इंक्रीज हो रहा है, फिर वो आगे जा रहा है आंसर एरे में चेक कर रहा है वो भी एक काउंट इंक्रीज हो रहा है। लेकिन तुम बड़े ध्यान से देखना, जब पहला एलिमेंट आएगा ना, इसके अंदर जब पहला एलिमेंट स्टोर होगा, तब ये जो एरे लिस्ट होगी ना, आंसर एरे लिस्ट होगी, वो एम्प्टी होगी। तो ये पूरा लूप चलेगा ही नहीं, क्योंकि एम्प्टी में कहाँ से एलिमेंट ला के इसमें डालेगा, कहाँ से। अब यही जब एम्प्टी है तो ये फंक्शन वर्क ही नहीं करेगा कि ये इसका पहला एलिमेंट उठाएगा एक्स में स्टोर कैसे कराएगा, जब आंसर एरे लिस्ट में कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो ये पूरा लूप चलेगा ही नहीं। और फिर क्या करेगा, ये फंक्शन दिखेगा क्या, ये जो इस एलिमेंट का काउंट है वो यहाँ पे लेस देन 2 है, तो बोलेगा हाँ लेस देन 2 है, तो क्या करो आंसर एरे में जो आंसर एरे लिस्ट है उसमें ऐड कर दो। एरे लिस्ट में होता है ऐड फंक्शन करता है ए, यहाँ पे नम की जगह ए कर दो, मैंने ए किया था। ठीक है, ए क्या करेगा, उसमें ऐड कर देगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा कोड वर्क करेगा। फिर क्या करेगा, फिर दूसरे वन पे आएगा, दूसरा वन आएगा, फिर क्या करेगा, ये काउंट ऑलरेडी 1 है, समझना, ये काउंट रीइनिशियलाइज होगा दूसरे एरे के लिए। जैसे ये लूप चलेगा ना, तो फिर ये ऑलरेडी 1, ये मान लो तुम्हारा आंसर एरे है, इसमें ऑलरेडी 1 हमने स्टोर करा दिया। अब दूसरा 1 आएगा, ये नम से मान लो। ठीक है, अब दूसरा 1 आएगा, इसमें फिर से 1 से रीइनिशियलाइज हो जाएगा। अभी इसका फायदा बताऊंगा हम बाहर क्यों नहीं कर रहे थे ये चीज। फिर ये चेक करेगा क्या, इसमें से एक एलिमेंट उठाएगा, 1 पड़ा हुआ है, 1 से कंपेयर करेगा क्या 1 1 की इक्वल है, ऑलरेडी 1 पड़ा हुआ था, एक्स में भी 1 स्टोर है, बोलेगा हाँ 1 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो इसका काउंट बढ़ा देगा, काउंट 2 कर देगा, क्योंकि 1 ऑलरेडी हमने रीइनिशियलाइज करा है स्टार्टिंग में, तो ये काउंट 2 हो जाएगा इसका। क्या चेक करेगा, ये काउंट 2 के इक्वल है, तो ये बोलेगा हाँ काउंट तो 2 के इक्वल है, तो क्या बोलेगा आंसर में ऐड कर देगा। ठीक है, 1। अब देखना, अब ये हमारे पास जो तीसरा 1 होगा ना, देखना बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे कंफ्यूजन आती है। ठीक है, ये जो तीसरा 1 हैगा ना, जब ये हवर करेगा ये यहाँ पे आएगा, तीसरे 1 पे आएगा, ये तीसरा 1 ए में स्टोर कराएगा और फिर से इस काउंट को 1 से इनिशियलाइज कर देगा, फिर से काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब ये जो आंसर एरे लिस्ट है ना, इसमें सब ये क्या करेगा, ये पहला एलिमेंट उठाएगा, ये क्योंकि इसमें अब 2 एलिमेंट हैं तो 2 बार ट्रैवर्स करेगा, ये पहला 1 इसमें डालेगा, कंपेयर करेगा क्या ये 1 1 की इक्वल है, तो काउंट बढ़ा देगा, 1 से 2 कर देगा। ठीक है, क्योंकि पहले एलिमेंट इस पे जाएगा और हमारे एक्स में 1 स्टोर है, तो काउंट 2 हो जाएगा, यहाँ प्लस प्लस हो जाएगा। फिर ये लूप, अभी लूप खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि और जब ये लूप जब तक चलेगा जब तक एरे आंसर एरे लिस्ट में एलिमेंट रहेंगे। फिर ये नेक्स्ट वाले पे आएगा, ये नेक्स्ट वाला फिर एक्स में स्टोर कराएगा, फिर एक्स से कंपेयर करेगा, ए में हमारे पास ऑलरेडी ए 1 रखा हुआ है, फिर क्या 1 1 के इक्वल है, हाँ ये दोनों इक्वल है, तो फिर काउंट को बढ़ा देगा, काउंट 2 से 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद इसमें एलिमेंट खत्म हो जाएंगे, तो ये लूप नहीं चलेगा, तो ये कंपेयर करेगा क्या 2 के इक्वल है या लेस देन है, लेकिन हमारे पास काउंट की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो इसीलिए ये ऐड नहीं करेगा एरे लिस्ट में, एरे लिस्ट में ये फंक्शन नहीं चलेगा क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई। फिर से ये नम्स में यहाँ से हटके फिर यहाँ पे आएगा, फिर 2 को फिर से 1 से इनिशियलाइज करेगा और सेम प्रोसेस हो जाएगा, और हमारे पास मॉडिफाइड जो एरे लिस्ट आएगी यूनिक एलिमेंट की 1 1 2 3 आएगी। ठीक है दोस्त, अब देखना यही चीज अगर हम काउंट यहाँ इनिशियलाइज करते ना, अब देखो ये, हाँ ये पोर्शन समझ लो। देखो ये अब क्या करेंगे, ये तो तुम्हारे पास एरे लिस्ट आ गई मॉडिफाइड, इसमें जो स्टार्टिंग के 4 प्लेस पे, इसमें 1 2 3 4 5 प्लेसेस है, लेकिन स्टार्टिंग के 4 प्लेस में हमको ये एलिमेंट यूनिक एलिमेंट प्लेस करने थे और इसकी आंसर हमें 4 भी देनी थी, तो उसके लिए ये लूप चलाएंगे। क्या करेंगे, ऑलरेडी जो हमारे पास आंसर, ये जो आंसर एरे लिस्ट बन गई है उसको 0 से इनिशियलाइज करेंगे और पूरा एंड तक ट्रैवर्स करेंगे। एंड तक ट्रैवर्स करने के बाद जो नम के
स्टार्टिंग इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे और आंसर एरे लिस्ट के स्टार्टिंग इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। मान लो इसके 0 प्लेस पे इसकी 0 प्लेस की वैल्यू डाल देंगे, फिर आई की वैल्यू 1 होगी बढ़ के, तो इसके 1 प्लेस के ओरिजिनल एरे के 1th प्लेस पे इसकी 1th प्लेस की वैल्यू डाल देंगे, फिर ऐसे डाल देंगे जब तक ये 4th ये 0 1 2 3 इंडेक्स तक चलेगा, तो इसके स्टार्टिंग के 3 इंडेक्स तक नम्स ओरिजिनल एरे में ये वैल्यू डालते जाएंगे। ये लूप यही काम करेगा। और हमको ये भी बताना था कितने यूनिक एलिमेंट हैं, तो एरे लिस्ट की साइज रिटर्न कर देंगे, क्योंकि एरे लिस्ट जो है उसमें यूनिक एलिमेंट पल रखे हैं, तो ऑलरेडी जितने एलिमेंट होंगे वो उसकी साइज 4 ये ans डॉट साइज हम करके ये रिटर्न कर सकते हैं। देखा, बहुत मस्ती चीज बताया हूँ। अब देखो एक डाउट तुम्हारी वो भी क्लियर कर देता हूँ। रात में भाई कोडर भाई पे आए हो, सारे डाउट क्लियर करके जाओ। मैं ब्रूट फोर्स में इतना एफर्ट क्यों लगा रहा हूँ, समझो बात को। प्रोडक्ट बेस कैसे करना है, सर्विस बेस ये कॉग्निजेंट टीसीएस इन्फोसिस ये सब क्रैक नहीं करना है तुम्हें, समझो। गूगल माइक्रोसॉफ्ट के नीचे बात नहीं करते हैं अपन लोग, ठीक है दोस्त। अब सपोज करो ना, ये काउंट हम यहां इनिशियलाइज कर देते हैं, इंट काउंट इज इक्वल टू 1, और जैसे एक एलिमेंट आता है, सॉरी काउंट इज इक्वल टू 0, और जैसे एक एलिमेंट आता हम क्या करते हैं, काउंट को प्लस प्लस करते जाते। तो यहाँ पे एक एलिमेंट के लिए 2 बार प्लस हो जाता। मैं एक कंडीशन बता रहा हूँ, ये एक छोटा सा कंडीशन कंसिडर करना। अगर सपोज करो हमारे पास 1 1 और 2 होता, बड़े ध्यान से समझना, स्टार्टिंग में क्या होता, काउंट 0 से इनिशियलाइज रहता है। ये ग्लोबली है, हर लूप के साथ काउंट की वैल्यू अब वो नहीं करेगी। ग्लोबल मैंने लूप के बाहर काउंट को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, काउंट की वैल्यू 0 है। बड़े ध्यान से देखना, देखो इसमें अभी काउंट की वैल्यू 0 है, बड़े ध्यान से देखना। तो अब क्या होगा ना, अब ये मान लो काउंट की वैल्यू 0 हमने लूप में एंटर करा, हमने काउंट को 1 कर दिया। ये ग्लोबली है, ये काउंट यहाँ पे नहीं है, ये ग्लोबली हमने काउंट इंट इज इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज किया। इसकी साइड इफेक्ट देखना क्या होंगे। अब जैसे हम लूप में एंटर कर देंगे ना, ये वाला लूप नहीं चलेगा। ये वाला लूप इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि अभी हमारे आंसर एरे लिस्ट में कोई वैल्यू नहीं है, तो ये वाली चीज नहीं चलेगी। अब हम फिर यहां देखेंगे क्या कि काउंट लेस देन इज इक्वल टू 2 है, हाँ लेस देन इज इक्वल टू 2 है। यहाँ पे काउंट जब अंदर आया तो यहाँ पे काउंट 0 से प्लस प्लस हो गया था, ये वाले में पहले चांस में, तो काउंट की वैल्यू 1 हो गई। और क्या देखेगा, 1 लेस देन 2 है, तो वो काउंट में क्या करेगा, आंसर एरे में 1 को ऐड कर देगा। ये ओरिजिनल एरे है, ये मॉडिफाइड एरे है। इसके देखना साइड इफेक्ट्स क्या होंगे अगर हम ग्लोबली काउंट को इनिशियलाइज करते हैं तो। अब सेकंड टाइम में क्या होगा, सेकंड टाइम में काउंट की वैल्यू अभी 1 ही रहेगी। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर हम यहाँ काउंट प्लस प्लस करेंगे ना, अभी भी काउंट की वैल्यू 1 ही है, क्योंकि ये काउंट वेरिएबल ग्लोबल है। अभी ये काउंट की वैल्यू 1 कैरी कर रहा है, यहाँ पे वैल्यू 1 है, यहाँ प्लस प्लस करेंगे तो काउंट की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी, यहाँ पे प्लस प्लस होगा तो ठीक है। फिर वो x के अंदर क्या पता करेगा, क्या 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे वो मैच हो जाएगा कि हाँ 1 इज इक्वल टू 1 है, तो काउंट की वैल्यू फिर बढ़ के यहाँ भी एक काउंट प्लस हो रहा है, यहाँ पे 3 हो जाएगी, ठीक है। अब वो यहाँ चेक करेगा कि क्या काउंट लेस देन इक्वल टू 2 है, लेकिन काउंट की वैल्यू तो यहाँ पे अभी 3 है, तो वो आंसर एरे में ऐड ही नहीं करेगा। और आंसर एरे में एग्जैक्टली केवल 1 ही पड़ी थी, और हमें ये वाला 1 भी चाहिए था यहाँ आंसर एरे में, क्योंकि 2 टाइम्स चाहिए, लेकिन 3 की वजह से, काउंट की वैल्यू 3 होने की वजह से वो आंसर एरे में ऐड नहीं करेगा, ये चीज को स्किप कर देगा। बड़े ध्यान से समझना, ठीक है दोस्त। इसी वजह से हम यहाँ पे काउंट को ग्लोबली ऐसे इनिशियलाइज नहीं कर रहे, इंट काउंट इज इक्वल टू 0 हम ग्लोबली इनिशियलाइज नहीं कर रहे, क्योंकि वो वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल ऐसे ले लेगा। और फिर क्या कर रहे हैं, अंदर ऐसे इंट काउंट इज इक्वल टू प्लस प्लस नहीं कर रहे हैं। इसका साइड इफेक्ट मैंने अभी तुम्हें समझा दिए। हम एक काम कर सकते हैं, हम काम क्या कर सकते हैं, हम काउंट को, इंट काउंट को बाहर 0 से इनिशियलाइज कर सकते हैं। काउंट वेरिएबल को बाहर ग्लोबली डिक्लेयर करना है, 0 से इनिशियलाइज कर दो, या फिर केवल INT काउंट केवल ये वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दो। और लूप के अंदर आते ही ना, फॉर लूप के अंदर आते ही तुम काउंट इज इक्वल टू 1 कर दो। मतलब जितनी बार वो लूप के अंदर आए, बाहर काउंट की जो भी वैल्यू हो वो 1 से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि एक वेरिएबल लेते ही वो 1 हो जाए। तो ये कर सकते हैं कि बाहर काउंट की वैल्यू इंट काउंट इज इक्वल टू 0 या इंट काउंट केवल डिक्लेयर कर दे, और लूप के अंदर काउंट इज इक्वल टू 1 कर दे। समझो, यहाँ पे इंट ना लिखे, केवल ये लिख दे, और बाहर इंट काउंट इज, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे इंट ना लिख के केवल काउंट को 1 से इनिशियलाइज कर दे, और बाहर काउंट इज इक्वल टू 0 या फिर इंट काउंट डिक्लेयर कर दे वेरिएबल। ये हो सकता है। अब देखो, ये जो ब्रूट फोर्स अप्रोच मैंने तुम्हें समझा दिया ना,
इसके साइड इफेक्ट क्या है कि ये दो लूप है, एक ये लूप है और एक ये लूप है, दो नेस्टेड लूप हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दो नेस्टेड लूप की बिग O ऑफ n स्क्वायर थी। बिग O ऑफ n स्क्वायर हमें चाहिए नहीं था, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हूं। और इसमें एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं हम। क्या स्पेस यूज कर रहे हैं हम? एरे लिस्ट यूज कर रहे हैं। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n हो जाएगी। एक एक्स्ट्रा एरे लिस्ट हम यूज कर ले रहे हैं, हमको एक कोई एक्स्ट्रा एरे या एरे लिस्ट यूज नहीं करनी है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब तुम्हें बेटर अप्रोच और ऑप्टिमल अप्रोच समझाऊंगा।